हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल तैयारी की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 13 और उसका पहला क्वेश्चन नंबर 301 मैं आपके सामने रखता हूं। ओके फ्रेंड्स, पहले आपको बता दूं कि आज के जो पार्ट में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो जो मोस्टली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होंगे। ओके, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके सामने आज जो है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 301, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज द स्क्रीन रेजोल्यूशन। क्या कहेंगे हम उसको? रेजोल्यूशन। ओके, एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो आपको सामने पिक्चर जो नजर आती है बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। हमने पिक्सल्स के बारे में डिस्कस किया था। पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पिक्चर का वो क्या है? पिक्सल। तो ये इन डॉट्स एक कुछ डॉट्स होते हैं, इन डॉट्स से मिलके ये पूरी हमारी स्क्रीन बनी होती है। ठीक है, और इन डॉट्स को जितने ये डॉट्स क्या होंगे मतलब क्लोज होंगे आपस में। ठीक है, जितने ज्यादा डॉट्स होंगे, अगर दूसरी लैंग्वेज में कहूं, जितने ये ज्यादा डॉट्स होंगे उतना ही हमारी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। तो हम कहते हैं कि भाई पिक्चर का रेजोल्यूशन अगर हाई है, उसमें नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा है, तो वो एक एचडी टाइप की पिक्चर है, हाई डेफिनेशन टाइप की पिक्चर है। ओके, सो पिक्चर की क्वालिटी नंबर ऑफ रेजोल्यूशन या नंबर ऑफ पिक्सल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा होगा, पिक्चर की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, floppy drivers, hard drivers and the tape drivers all uses the magnetic data। मैग्नेटिक टाइप की मेमोरी यूज करते हैं ये सारे। ठीक है, हमने एक लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक स्लाइड बताई थी जिसमें सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, चाहे भले वो पेन ड्राइव हो, चाहे भले हार्ड डिस्क हो, रैम रोम हो, फ्लॉपी हार्ड ड्राइव, टेप ड्राइव, मैग्नेटिक ड्राइव, जितने भी हो वो सारी किस टाइप की मेमोरी यूज करते हैं ये हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी जो डिवाइस है वो किस टाइप की मेमोरी यूज करती है, ऑप्टिकल यूज करती है, मैग्नेटिक यूज करती है, फ्लैश मेमोरी यूज करती है, किस तरह की यूज करती है, आपको ध्यान होना चाहिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? सी, दैट इज मैग्नेटिक टाइप की मेमोरी, मैग्नेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 303, 303, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोज एंड एनग्रेव आर नोन एज। इन सबको हम क्या कहते हैं? ये क्या फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट इफेक्ट है, वर्ड आर्ट है और टेक्स्ट इफेक्ट है? तो फ्रेंड्स, ये सारे जो लिखे हैं ये बेसिकली क्वेश्चंस में है, ये है फॉन्ट इफेक्ट। इसको क्या कहेंगे हम? फॉन्ट का इफेक्ट होना। ठीक है, टर्म्स आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शिमिना, स्पार्कर, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैकग्राउंड एक्सेट्रा नोन एज। ये क्या है? ठीक है, ये बेसिकली है फ्रेंड्स टेक्स्ट इफेक्ट है ये। तो ये बहुत टर्म्स आपस में सिमिलर है बट डिफरेंशिएट बहुत अलग अलग है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? टेक्स्ट इफेक्ट है ये। ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये क्या है? हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं और रेगुलर भी कर सकते हैं, तो वो क्या है? फॉन्ट स्टाइल है ये सारी क्या है? फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, तो जो लास्ट के जो अभी और ये जो तीन जो क्वेश्चन आए उसमें आपको डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया होगा कि टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, फॉन्ट इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, फॉन्ट और टेक्स्ट में बहुत फर्क है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है फ्रेंड्स? आपने डॉक्यूमेंट में कभी काम किया होगा, आपने कोई प्रोजेक्ट की अपनी फाइल बनाई होगी, तो उसमें जैसे हम लिखते हैं, ये जो हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में, उसके बाद में लेटर जो है वो छोटे होते जाते हैं। फर्स्ट लेटर ही थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं ड्रॉप कैप। एंड वी कैन सेट फॉर द ड्रॉप कैप फॉर द थ्री पोजीशंस के अंदर हम ड्रॉप कैप को सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 307, डैश इज मेनली responsible for allocating the resources as per process requirement। रिसोर्स के अलोकेशन का काम कौन करता है?
तो फ्रेंड्स ये जो कॉमन जो क्वेश्चन है, रिसोर्स के अलोकेटमेंट का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बेस्ट ऑप्शन ये है रैम, कंपाइलर, सॉफ्टवेयर नहीं। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो एक कॉमन टर्म हो गई है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, बट बेसिकली फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है रिसोर्स अलोकेशन का काम नहीं करते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट स्टैंड्स फॉर, फैट। ठीक है, फैट बेसिकली क्या है, अलोकेशन टेबल है, फाइल अलोकेशन टेबल इसकी फुल फॉर्म है, फाइल अलोकेशन टेबल। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं है, फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया, फाइल अलोकेशन टेबल। दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, एक होता है फैट और एक होता है एनटीएफएस। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। बेसिकली फैट की फुल फॉर्म क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल, और इसका एक वर्जन है फैट 32। आप जब कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो आपसे पूछता है कि हम किस फॉर्मेट में ये अलोकेट करें डिस्क का स्पेस को। तो फैट 32 इज अ एक्सटेंशन व्हिच मींस दैट डेटा स्टोर्ड इन चंक्स ऑफ 32 बिट्स। 32 बिट में वो डेटा चंक्स होगा। एनटीएफएस की फुल फॉर्म क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एनटीएफएस की फुल फॉर्म है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, और बेसिकली हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एनटीएफएस परफॉर्मेंस इज कंपैरेटिवली बेटर देन द फैट 32। ठीक है, प्रोवाइड्स द फॉल्ट टॉलरेंस एंड अदर फीचर्स। एनटीएफएस की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेटर है फैट 32 से, फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करती है। द फाइल्स आर एक्सेस फास्टर इन द केस ऑफ एनटीएफएस, जबकि जो फैट है वो स्लोअर है, किससे, एनटीएफएस से। तो ये कुछ दो तीन डिफरेंस थे और इनकी फुल फॉर्म थी, ये आपको याद रखना है, फैट और एनटीएफएस फाइल एलोकेशन सिस्टम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है हमारा कर्नल। ठीक है, कर्नल प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। तो अब ये दो टर्म इसके साथ में आती है, एक होता है कर्नल, एक होता है शेल। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। द मेन डिफरेंस बिटवीन कर्नल एंड शेल इज दैट कर्नल इज अ कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल द टास्क ऑफ द सिस्टम। जितने भी टास्क हैं कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए वो कौन है करता है, हमारा कर्नल। ठीक है, कर्नल इज अ कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे बेसिक में यही होता है। और शेल क्या काम का है, शेल इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर्स एंड द कर्नल। ठीक है, दैट कम्युनिकेशन का काम करती है हमारे कर्नल को, और यूजर्स ने क्या कमांड दी है वो शेल के साथ में जो है इंटरप्रेट होके कर्नल के पास में जाएगी और उसको वो उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरप्रेट करके आउटपुट जनरेट करेगा। So it's a act between the interface user to communicate with the kernel. Kernel से communicate करने के लिए क्या काम आती है, shell. Okay? So friends, kernel और shell के बीच में आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। क्वेश्चन जो है अभी यहाँ पे कर्नल में पूछा है, शेल के ऊपर भी डेफिनेशन के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 310, एंडोर्स द dir कमांड, डायरेक्टरी कमांड। dir क्या करती है, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपने डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया होगा और उसमें जो बहुत सारी कमांड्स हैं, फाइल क्रिएट करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना, कॉपी करना, ये सारे टास्क परफॉर्म किए होंगे। तो उसमें dir जो कमांड है वो करती है डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। आप ये कमांड प्रेस करेंगे तो आपके सामने डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is a function of OS? हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम क्या है, हमको चूज करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट बिल्कुल करता है, आईओ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ये सारे काम, ठीक है, ये सारे काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312, DAS is a special system software that is used to handle the process scheduling in a different ways. ठीक है, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करने का काम कौन करेगा, शेड्यूलर। ठीक है, फोव इज अ सिस्टम कॉल। ठीक है, और स्पाम कुछ नहीं है, नेट ना बताओ हो नहीं सकता। सो प्रोसेस की शेड्यूलिंग, हमारे कंप्यूटर में जितने भी टास्क होते हैं उसकी शेड्यूलिंग करने का काम है, कब कौन सा टास्क किस वे में एग्जीक्यूट होगा
किस टास्क को प्रायोरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा कौन बाद में एग्जीक्यूट होगा, इनकी सबकी शेड्यूलिंग करने का काम, प्रोसेस की शेड्यूलिंग करने का काम कौन करता है? शेड्यूलर करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313, एंड कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड बाय रीस्टार्ट बटन। सही बात है, हम कंप्यूटर को जब भी रीस्टार्ट करना हो तो हम रीस्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं, और या फिर हम शॉर्ट कमांड भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तो आपसे पूछ रहा है कि किस टाइप की बूटिंग है। बूटिंग फ्रेंड्स बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग, वार्म एंड कोल्ड। ठीक है। तो जब भी हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं या कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से कॉम्बिनेशन से, कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन से हम उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ही आता है कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या फर्क होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन द कोल्ड एंड वार्म बूटिंग इज दैट कोल्ड बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर दैट इज टर्न ऑफ। एक कंप्यूटर टर्न ऑफ है, उसको आपको स्टार्ट करना है यूजिंग स्टार्ट बटन, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम कोल्ड बूटिंग। While the warm booting is a process of restarting the computer without interrupting the power. पावर को इंटरप्ट किए बिना हम कंप्यूटर को अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में आपको फर्क नजर आ गया होगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। ओके फ्रेंड्स, कभी भी इन दोनों के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप इजीली अब आंसर दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ द वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। हमने पिछले सेशंस में काफी डिस्कस किया है वर्चुअल मेमोरी के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि जो वर्चुअल मेमोरी की जो साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वर्चुअल मेमोरी की साइज फ्रेंड्स बेसिकली डिपेंड करती है हमारी एड्रेस बस के ऊपर। बसेस बेसिकली तीन तरह की होती है, एक होती है कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस। तो जो एड्रेस बस की जो साइज होगी उसी साइज के ऊपर हमारी वर्चुअल मेमोरी की साइज भी क्या करेगी? डिपेंड करेगी। ओके, तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? सिंगल यूजर, नॉट मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? MS DOS, जिसमें एक सिंगल पर्सन ही जो है कीबोर्ड और माउस से जो है काम कर सकता है, वहां पे कोई जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। ठीक है। तो यूनिक्स और जेनिक्स और लिनक्स ये सारे मल्टी यूजर टास्किंग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 316, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है? आपको चूज करना है। एंड इजियर टू डेवलप दिस सिंगल प्रोग्राम सिस्टम, एग्जीक्यूट ईच जॉब फास्टर, एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन अ सेम टाइम। ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग। एंड आर यूज्ड ओनली ऑन द लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ने। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है कि हम सेम टाइम के अंदर बहुत सारे जॉब्स अगर परफॉर्म कर सकें तो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन सी। 317, विच इज नॉन प्रीएम्प्टिव। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव क्या होती है। ठीक है। शेड्यूलिंग बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रीएम्प्टिव और एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बीच में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कोई टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ओके, और एक कोई दूसरा टास्क आया और उसने कहा कि तुम्हारा पहले एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, मैं पहले मेरा एग्जीक्यूशन करूंगा। तो उसने जो करंट जो प्रोसेस जो चल रहा था जिस टास्क का, ठीक है, उसको बीच में रोक दिया और दूसरा प्रोसेस आके अपना काम स्टार्ट करने लग गया। ऐसी जो है शेड्यूलिंग उसको कहते हैं हम प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। क्या कहेंगे? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब होता है कि आपने कोई टास्क का एक एग्जीक्यूशन चल रहा है, जॉब का एग्जीक्यूशन चल रहा है, अब कोई दूसरा टास्क आएगा भी तो भी उसको टेक ओवर नहीं कर सकता, कब तक? जब तक कि पहले का काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाए। इस तरह की शेड्यूलिंग को कहते हैं हम नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विच इज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ऐसी कौन सी शेड्यूलिंग है इन सारे ऑप्शंस में से जो नॉन प्रीएम्प्टिव है? तो फ्रेंड्स, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है फीफो।
फीफो की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो शेड्यूलिंग है वो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है कि एक टास्क का अगर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया तो दूसरा टास्क अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकता कब तक, जब तक कि पहला टास्क अपना एग्जीक्यूशन पूरा न कर ले। ठीक है, सो राउंड रॉबिन, एमसीक्यूज एंड एमसीक्यू ऐसे ये सारी जो है प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं है। ओके, सो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और आपको ध्यान भी होना चाहिए कि कौन सी शेड्यूलिंग प्रीएम्प्टिव है और कौन सी शेड्यूलिंग नॉन प्रीएम्प्टिव है, इनकी आप एक लिस्ट भी बना लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 318, अ थ्रेड इज, थ्रेड क्या है? थ्रेड पहले तो जो है मल्टी थ्रेडिंग भी होती है, और लास्ट के सेशंस में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था कि मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप प्रीवियस के वीडियोस में जाके भी वहां से लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारी टर्म्स मैंने आपको क्लियर करवाई थी। तो यहां पूछ रहा है कि अब एक इंडिविजुअल अगर थ्रेड की बात करें तो वो क्या है। सबसे पहले तो थ्रेड क्या है? एक लाइट वेट प्रोसेस है। ठीक है, एक होता है प्रोसेस और एक होता है थ्रेड। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? हैवी वेट है, हैवी वेट, और थ्रेड क्या है? लाइट वेट। प्रोसेस इज अ हैवी वेट एंड थ्रेड इज अ लाइट वेट। ठीक है, तो लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस, ठीक है, यूज टू स्पीड अप द पेजिंग और डेडलॉक तो नहीं है। वेयर द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज लो, वेयर द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज हाई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं थ्रेड क्या है। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज लो। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? लो होती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? अभी मैं आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगा। ठीक है, आने वाले स्लाइड्स में ये आ जाएगा। ओके, तो थ्रेड की डेफिनेशन आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस इन विच द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ यूजर इंटरफेस दैट अलाउज ओनली द कीबोर्ड फॉर द इनपुट। सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू ही इनपुट दे सके, ऐसे ही इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका बेस्ट एग्जांपल है डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे हम कोई भी जो है माउस से क्लिक करके इवेंट एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है। तो डॉस जो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्योरली कैसा है? कमांड लाइन जो है इंटरफेस। इंटरफेस दो तरीके के होते हैं, एक होता है GUI और एक होता है CLI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, विंडोज 10, ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं? GUI बेस्ड है, क्योंकि इसमें सारे कुछ आइकन्स बने हुए हैं। उस आइकन्स की हेल्प से हम पहचान जाते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट बटन है, यहाँ फोल्डर का ऑप्शन है। ओके, आप जैसे उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे यूजिंग द माउस तो वो अगला कोई नेक्स्ट टास्क परफॉर्म होगा। बट CLI में क्या होता है कि हम सिर्फ कमांड के थ्रू ही इनपुट दे सकते हैं, जिसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं होता है, ओनली एंड ओनली कीबोर्ड से हम इनपुट दे सकते हैं। तो ऐसे इंटरफेस को क्या कहते हैं हम? कमांड लाइन इंटरफेस, CLI, और एक होता है GUI। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इंटरफेस दैट अलाउज द इनपुट ओनली द कीबोर्ड। ठीक है, तो क्या होगा? कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a feature of the window operating system that causes the predetermined system action when certain media is inserted? Certain media is inserted, कुछ भी अगर ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है तो ये कह रहा है कि प्री डिटरमाइंड सिस्टम ऐसा क्या परफॉर्म करता है जिससे कि वो टास्क परफॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑटो रन। ऑटो रन जो है कुछ ऐसा टास्क है जहाँ पे सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, लाइक ऑटो अपडेट। आपने कहा कि मेरा सिस्टम जो है लाइक 15 दिन, 10 दिन या लाइक 5 घंटे बाद में हर सिस्टम के बाद मेरा सिस्टम अपडेट होता रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑटो अपडेट। ओके, सो यहां पे क्या होगा? ऑटो रन। ओके, बेस्ट आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 321, which one of the following command is used to print current working directory in Unix? करंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? B, PWD। PWD की फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है।
PWD की फुल फॉर्म प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो क्या काम आती है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट करने के लिए काम आती है कि आप पर्टिकुलर किस अभी करंट में किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। अगर आपको वो जानना है तो आप क्या कमांड प्रेस करेंगे, PWD लिनक्स यूनिक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTSP? RTSP बेसिकली प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। आपको मैंने कहा है कि हर लेयर के प्रोटोकॉल, हर लेयर की वर्किंग और हर लेयर पे कौन सा डेटा काम कर रहा है, इसको आप एक अपनी नोटबुक में जो है लिख के रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है और OSI लेयर के ऊपर भी बनता है। तो आपको 3 काम करने हैं कि हर लेयर के ऊपर जितने भी प्रोटोकॉल्स की लिस्ट है वो आपको नोट डाउन करके रखनी है, उनको याद रखना है कि इस लेयर के ये प्रोटोकॉल्स हैं, हर लेयर पे कौन सा डेटा काम करता है और हर लेयर की वर्किंग क्या है OSI लेयर में। 7 लेयर्स हैं, सातों की आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि RTSP की फुल फॉर्म क्या है, बट फुल फॉर्म बताने से पहले मैं आपको उसकी वर्किंग भी बता देता हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछे, आपको उसके वर्किंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, RTSP की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। स्ट्रीमिंग का वर्ड आते ही आप ध्यान आ जाइए कि क्या स्ट्रीमिंग करना है, कुछ ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऐसा कुछ अगर हमें स्ट्रीमिंग करनी है गेमिंग टाइप की, तो हम क्या यूज करेंगे, RTSP प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल विच प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर रियल टाइम मीडिया डेटा ट्रांसफर एट द एप्लीकेशन लेवल। रियल टाइम डेटा ट्रांसफर को ये जो है सेंडर से डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन से वापस सेंडर तक सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए काम में लिया जाता है। एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है। दिस प्रोटोकॉल फोकस ऑन कनेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मल्टी डेटा डिलीवरिंग द सेशन ऑन लाइंस ऑफ टाइम सिंक्रोनाइजेशन फॉर कंटिन्यूअस मीडिया लाइक वीडियो एंड ऑडियो, ठीक है। वीडियो ऑडियो को कंटिन्यूअस डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये RTSP प्रोटोकॉल यूज में लिया जाता है। सो रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल RTSP। सो फुल फॉर्म के साथ आपको उसकी वर्किंग भी पता होनी चाहिए कि वो प्रोटोकॉल क्या करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ द प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज, ठीक है। नंबर ऑफ द प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, थ्रूपुट। पर्टिकुलर यूनिट टाइम के अंदर कितने जो है प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, थ्रूपुट। ओके, अब ये वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, बर्स्ट टाइम, ये सब क्या है, ये आपको यहाँ पे स्लाइड में जो है मैंने शो किया है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख सकते हैं। OS के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ डेफिनेशंस भी हैं और ये सारी डेफिनेशंस काफी आपस में सिमिलर भी लगती हैं, और जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है थ्रूपुट, दूसरा है रेस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, बर्स्ट टाइम, ठीक है। ये सारे जो टाइम्स हैं इनकी डेफिनेशन और इनका एक्सप्लेनेशन आपको याद होना चाहिए। थ्रूपुट क्या है, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीटेड देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, जैसा अभी क्वेश्चन में आया। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, इट्स अ इंटरवल बिटवीन द सबमिशन ऑफ अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की सबमिशन का जो इंटरवल का जो टाइम है उसे हम क्या कहेंगे, रेस्पॉन्स टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है, इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन द कंप्लीशन टाइम एंड द अराइवल टाइम। अराइवल टाइम जैसे जॉब जो आया है और कंप्लीशन टाइम, उसके बीच का जो टाइम जो है उसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस, टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या है, इट्स अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज अ वेटिंग इन अ रेडी क्यू, ठीक है। प्रोसेस रेडी क्यू बेसिकली क्या है, जहां पे प्रोसेस सारे वेट करते हैं अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के लिए। तो जो प्रोसेस को जो वेट करना पड़ा है अपने एग्जीक्यूशन के लिए, किसमें, रेडी क्यू में, उसको हम क्या कहेंगे, वेटिंग टाइम। और लास्ट है बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या है, इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क। एक टास्क को पूरा एग्जीक्यूशन करने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, बर्स्ट टाइम। सो फ्रेंड्स, थ्रूपुट, रेस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम, इस सब की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए और इसका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपसे डेफिनेशन दे दी और पूछेंगे ये कौन सा टाइम है तो आपको बताना है। आपको वहां पे कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इस स्लाइड को देखें और आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस व्हिच बिकम द चाइल्ड प्रोसेस ऑफ द कॉलर इज नोन एज, ठीक है। न्यू प्रोसेस बेसिकली क्या होता है,
ये सारे काम होते हैं सिस्टम कॉल से। क्या होंगे? सिस्टम कॉल से। सिस्टम सिग्नल हैंडलिंग नहीं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं, थ्रेड कैंसिलेशन नहीं, सिस्टम कॉल। ओके, और इसमें भी एक फंक्शन है, उसको कहेंगे फोक। सिस्टम कॉल, फोक कमांड, ठीक है, इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस व्हिच बिकम्स द चाइल्ड ऑफ हिज कॉलर। फोक जो कमांड है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए काम आती है, और वो प्रोसेस क्रिएट होगा तो उसको एज ए चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। पेरेंट प्रोसेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है जो कि हमारा रूट प्रोसेस है। ठीक है, सिस्टम कॉल और फोक कमांड। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फोक सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू क्रिएट, तो क्या कहेंगे आप? द चाइल्ड प्रोसेस। ओके, तो क्वेश्चन रिवर्स में भी पूछा जा सकता है। आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 325। Which one of the following is a program that prevents simultaneous access to a shared memory, shared resources? तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि कंसेप्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या होता है, वो इस क्वेश्चन से आ चुका है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि साइमल्टेनियस जो है रिसोर्सेज को प्रिवेंट करने के लिए, शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम कंसेप्ट लेते हैं किसका? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। ठीक है, थ्रेड कैंसिलेशन नहीं, सिग्नल हैंडलिंग नहीं, सिस्टम कॉल नहीं। तो फ्रेंड्स पहले तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है क्या। That program prevents the simultaneous access to the shared memory. shared जो मेमोरी होती है उसको simultaneous access करने के लिए प्रिवेंट करता है कि कोई दूसरा प्रोसेस आके उसको जो है एक्सेस ना कर ले शेयर्ड मेमोरी में। तो उसको प्रिवेंट कौन करेगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, और ये जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है? म्यूटेक्स। म्यूटेक्स के थ्रू होगा ये। इट इज अ प्रोग्राम ऑब्जेक्ट दैट प्रिवेंट्स द साइमल्टेनियस एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज। This concept is used to concurrent programming with the critical section, a piece of code in which processes or threads access a shared resources. जो भी shared resources को जो है access करते हैं उसमें simultaneous access को prevent करने के लिए हम concept use में लेते हैं, वो है क्या है? mutual exclusion और mutex। ठीक है, तो friends mutual exclusion का concept clear हो गया होगा आपको इस slide से। और आज के ये क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जो है आपको काफी डाउट्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए, हम उनका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।